Hello friends, this is Deepak and you all are watching my YouTube channel Intelligence. So today we are going to discuss chapter Electoral Politics of the class 9th, and today I am going to make a second part of this chapter, and we are discussing each and everything in details. I hope you have enjoyed my all videos related to this chapter. Your lovable comments always have been waited by me. So don't forget to press the bell icons and subscribe my YouTube channel. Encourage me, it motivates me to make more videos for you all. Right? Thank you very much. So let's start the video. जो आज का टॉपिक है वो है इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? व्हाट डू यू थिंक? शुड इन पॉलिटिकल आपको क्या लगता है, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना ज़रूरी है? सही बात है ना। जब पॉलिटिकल कंपटीशन होगा जब भी तो जो पार्टीज़ है वो आपस में कहीं ना कहीं कंपटीट करेगी। ओके, एज अ कंपटीटर जो है बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छे से अच्छा काम कर पाएगी। सही बात है ना। अगर एक ही पार्टी रहेगी तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगा कहीं ना कहीं, डेफिनेटली। राइट। तो ये तो हमने बात करी, मतलब बेसिक चीज़ें, मतलब एक बेसिक जो हमारी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी हम लोग इसको जो है आप डिटेल में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा सबके सब, और ये याद रखिए वीडियो कभी भी स्किप मत कीजिए। क्यों? क्योंकि फिर आप जो बहुत सी टर्म्स हैं उनको आप जो है कहीं ना कहीं उन्हें आप टच नहीं कर पाएंगे, वो आपके रह जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो इलेक्शंस आर थस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शंस कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप में क्या है, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में कहीं ना कहीं बताते हैं। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स, और ये जो कंपटीशन होता है इसके भी जो है वेरियस फॉर्म्स होते हैं। The most obvious form is the competition among political parties, और ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं ऑब्वियस मतलब क्या होता है, प्रकट होना, मतलब कहीं ना कहीं ये हमें दर्शाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन हमेशा रहता है। एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के बेस पे तो हम लोग पाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन जो है वो रहता है। और कॉन्स्टिट्यूंसी जो शब्द है इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है, जब किसी भी एक लार्ज एरिया को, जैसे कोई एक स्टेट है उसको क्या है डिवाइड कर दिया जाता है इलेक्शंस के लिए। ठीक है, छोटे छोटे जो वार्ड्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूंसी कहा गया है। ओके, ध्यान रखिए आप लोग। इफ़ देर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। सही बात है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्या इलेक्शंस क्या है, बेनतीजा रहेंगे, बेकार में हम लोग उनको करवाएंगे, है ना, कहीं ना कहीं पॉइंटलेस होंगे, कहने का मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैरा की तरफ पढ़ते हैं। बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या ये फिर भी अच्छा है कि कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए? क्लियरली एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स, और ये कहीं ना कहीं क्लियर है कि जो इलेक्ट्रल कंपटीशन होता है उसकी बहुत से जो है डीमेरिट्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, जब इलेक्शन से रिलेटेड कंपटीशन होता है तो उसके बहुत से जो है दोष भी देखे गए हैं, तो उसको हम लोग चर्चा भी करेंगे आगे। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। तो हम लोग कहीं ना कहीं पाते हैं कि ये एक तरह से सेंस ऑफ डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म को बढ़ावा देता है हर एक इलाके में, इन एवरी लोकेलिटी। राइट। डिसयूनिटी आप समझ ही रहे होंगे, और फैक्शनलिज्म जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, फैक्शनलिज्म आपको दिख रहा है शब्द, इसका मतलब होता है गुटबाजी। ठीक है, गुटबाजी करके है जो है वो, इसका मतलब होता है, राइटिंग मेरी इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी मगर हाँ थोड़ा बहुत तो आप समझ जाओगे। गुटबाजी जो है उसको कहा गया है। ठीक है, फैक्शनलिज्म। चलिए अगला जो पॉइंट है इसमें बताया गया है, यू वुड हैव heard of people complaining of party politics in your locality। और आपने बहुत बार जो है लोगों को जो है ये बोलते हुए भी सुना होगा, वो कभी ना कभी कंप्लेंट तो करते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, जो मतलब पॉलिटिक्स जो होती है पार्टी की उनके ऊपर जो है वो बोलते रहते हैं, उनकी खामियों को बताते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। और जितनी भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो हमेशा जो उनके लीडर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहते हैं। एलिगेशन मतलब क्या होता है, एलिगेशन मतलब होता है इल्ज़ाम, कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। सही बात है, देखा होगा आपने, इवन न्यूज़ चैनल्स में आप लोग भी इसको ऑब्जर्व करते होंगे। राइट।
तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया गया है, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत बार डर्टी ट्रिक्स जो है वो कहीं ना कहीं खेलती है इलेक्शन को जीतने के लिए। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्ट्रल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ टू बी फॉर्मुलेटेड। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक तरह से इलेक्ट्रल फाइट के लिए, मतलब इलेक्ट्रल फाइट जीतने के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर भी क्रिएट करता है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं रहती है। मतलब जो भी पार्टीज़ फिर ये लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ बनाती हैं वो कहीं ना कहीं बेहतरीन नहीं बना पाती है, क्योंकि वो इलेक्शन में जो है वो कहीं ना कहीं जीत दर्ज करने के लिए मतलब लगे रह जाते हैं वो, है ना, उसी में ही व्यस्त हो जाते हैं, उसी में ही बिजी हो जाते हैं वो लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। सम गुड पीपल हु, चलिए अभी नेक्स्ट जो है पॉइंट है, In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by the desire to serve them। तो हम लोग देखते हैं कि एक आइडियल वर्ल्ड में कि भाई जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो जानते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों के लिए क्या अच्छा है, और वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड भी जो है वो होते हैं, ठीक है, और वो हमेशा लोगों की डिज़ायर्स को फुलफ़िल भी करना चाहते हैं, राइट। सो पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल कंपटीशन है हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस ऐसी मतलब वर्ल्ड में, एक आइडियल वर्ल्ड में, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट what happens in real life। Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by desire to advance their political careers, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वर्ल्ड में देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अब जो है वो अदर जैसे प्रोफेशनल होते हैं उन्हीं की तरह कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हो जाते हैं वो, और वो हमेशा मोटिवेटेड होते हैं कि वो अपना जो है बेहतरीन कैरियर बनाए, पॉलिटिकल कैरियर बनाए, ठीक है, और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। सही बात है। तो पॉलिटिक्स भी क्या है आज के समय में एक कैरियर जो है वो ऑप्शन बन चुका है डेफिनेटली, राइट। सो दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स। तो जो भी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो हमेशा क्या है वो पावर में बने रहें, ठीक है, उनकी पोजीशन जो है मेंटेन रहें, है ना। ओके तो इसके आगे लिखा है दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। देखिए बहुत से जो नेता है वो कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं कंट्री को सर्व भी करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम भी करना चाहते हैं। हालांकि ये कहीं ना कहीं रिस्की भी होता है उनके लिए, ठीक है, और ये उनके अंदर एक तरह से सेंस ऑफ ड्यूटी भी है कि वो लोगों को कहीं ना कहीं उनका वेलफेयर करें। Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really wants। अच्छा, besides मतलब इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो लोगों को जो है क्या है सर्व तो करना चाहते हैं, ठीक है, बट दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, मगर वो कहीं ना कहीं नहीं जानते हैं, ठीक है, कि भाई लोगों को आखिर क्या चाहिए, और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट, ठीक है। तो उनके जो आइडियाज़ होते हैं नेताओं के वो कभी मतलब देखते हैं कि वो कभी भी जनता के साथ मैच नहीं हो पाते। जनता कुछ और चाहती है और नेता कुछ और करता है। ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने इस चीज़ को, एम आई राइट? ठीक है, तो आगे इसमें बताया गया है वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। इसमें एक तरीका बताया गया है जिसके द्वारा हम लोग कहीं ना कहीं इम्प्रूव मतलब सुधार कर सकते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के नॉलेज में और उनके करेक्टर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज़ टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। देखिए हम लोग इस टाइप का एक रियलिस्टिक वे अपना सकते हैं जिसमें कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम अपनाएं वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड, जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स को इनाम दिया जाए फॉर सर्विंग द पीपल, मतलब वो कहने के लोगों के लिए जब बेहतरीन काम करें तो उनको जो है अवार्ड भी दिया जाए, उनको रिवार्ड किया जाए, और इफ़ दे डू नॉट परफॉर्म वेल सो दे शुड बी पनिश्ड, अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो उनको पनिश भी जो है किया जाना चाहिए, राइट। ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना, मगर इंडिया में है नहीं। सो हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड
और पनिशमेंट। तो आखिरकार चलो ये सिस्टम तो हम बना दें, मगर कहीं ना कहीं इसको डिसाइड कौन करेगा कि यार कैसे उनको रिवार्ड दिया जाए नेताओं को, और किसको जो है मतलब किसको जो है अधिकार है कि उनको पनिश कर सके। सो द सम सिंपल आंसर इज़ द पीपल। तो इसका सिंपल आंसर है कहीं ना कहीं जो जनता ही कहीं ना कहीं उनको रिवार्ड दे और कहीं ना कहीं उनको पनिश भी करे, राइट। दिस इज़ व्हाट इलेक्ट्रल कंपटीशन डज। और इलेक्ट्रल कंपटीशन भी सेम एज इट जो है इसी पे कहीं ना कहीं कार्य करता है, राइट। रेगुलर इलेक्ट्रल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। देखिए जब भी रेगुलर इलेक्ट्रल कंपटीशन होगा तो ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड मतलब कहीं ना कहीं हमें जो है इंसेंटिव देगा, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंसेंटिव देगा, लीडर्स को इंसेंटिव देगा कि वो बेहतरीन काम करें। अगर नियमित तौर पे अगर इलेक्शंस होंगे, हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, तो वो कहीं ना कहीं डर के भी रहेंगे और बेहतरीन काम करेंगे ताकि वो अगली बार भी अपनी सरकार को बना सकें। So they know how that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increases in the next elections। तो वो कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं वो लोग जानते भी हैं, अगर वो ऐसे इश्यूज़ ऐसे प्रश्न उठाएं जो लोगों के पक्ष में हो, सो डेफिनेटली वो पॉपुलर हो जाएंगे और उनके जो चांसेस ऑफ जो विक्ट्री है वो भी विल इंक्रीज, वो भी बढ़ जाएगी, राइट, in the next election। But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not to be able to win again। हालांकि अगर वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या है अगली बार उनके जो है जीतने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, है ना। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए एक बहुत बेहतरीन जो कह सकते हैं एक पिक्चर दी हुई है बुक में, आपके पास बुक होगी देख सकते हो उसमें। देखिए इसमें बताया गया है नेता को जो है वो भाई उल्टा लटका दिया गया है कहने के वोटर के द्वारा, ठीक है। और नेता के बेचारा क्या कह रहा है उल्टे लटक के हैं कि भाई मेरे पास तो योजनाएं हैं, घोषणा है, वायदे हैं, और वही वोटर बोल रहा है हैं अच्छा रुक बेटा मेरे पास तो वोट है, बताता हूँ तेरे को, लटकाता हूँ, हैं। सही बात है, पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। अच्छा, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो देखिए एक तरफ जो है वो नेताजी खा खा के मोटे हो गए हैं और उनके प्रोमिसेस भी देखो आप कितना जो है झोला भर के रखा हुआ है ना। बहुत सी प्रोमिसेस होती है, देखिए हर नेता की जो है बहुत सी प्रोमिसेस होती है, उसमें से एक आधा जो है प्रोमिस को पूरा कर देता है। और वोटर को जो है किस हालत में दिखाया है, एक एज अ डॉगी दिखाया हुआ है ना। वो बेचारा भूखा है, कहीं ना कहीं रोटी के लिए तरस रहा है, और नेता ने जो क्या किया एक रोटी फेंक दी भाई, वो भी फेंकी क्या मतलब गिरी गई झोले से क्योंकि वो ओवरफ्लो कर रहा था कहीं ना कहीं, राइट। तो देखो वोटर की ये हालत है, ठीक है। वो प्रोमिसेस नेता क्या नहीं करता है और अपना बैग नोट का भर के जो है निकल लेता है, और वहीं पे जो रोटी है वो या जो थोड़े बहुत जो भी प्रोमिसेस है वो फुलफ़िल हो जाती है और वोटर बेचारा भूखा रह जाता है। सही बात है। आपको किस मतलब ये जो पिक्चर पे जो मैंने डिफ़ाइन किया है आपको कैसे लगा, इसको भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। कैन वी से दैट द इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। देखिए इसमें बताया गया है, क्या हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं? टू आंसर दिस क्वेश्चन, और अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो हमें जानना होगा हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया, कि इलेक्शंस जो है इंडिया में कैसे किए जाते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा, ठीक है। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शंस कराए जाते हैं वो हर 5 साल में करवाए जाते हैं। सही बात है, राइट। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड। और जब हर किसी मतलब कहा जाए कि जब 5 साल हो जाते हैं, जब टर्म पूरा हो जाता है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो उसका जो कह सकते हैं ड्यूरेशन जो है ख़त्म हो रही होती है शासन की। सो द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व। तो जो लोकसभा और जो विधानसभा है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व भी हो जाती है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी एट द सेम टाइम।
और जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो सेम टाइम में करवाए जाते हैं, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डे। तो जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी नेता का जो कार्यकाल है जब पूरा हो जाता है, तो मतलब उस राज्य में जैसे कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी नेता हैं उनका जब पूरा कार्यकाल हो जाएगा तो एक समय में एक ही दिन में कहीं ना कहीं जो है या कुछ दिन में जो है वोट जब डाले जाते हैं तो उसको यहाँ पे कहा गया है, दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। उसको क्या कहा गया है? जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन, ठीक है। क्या है जनरल इलेक्शन? मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। क्या है? इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज, दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली वन कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। और वहीं पे हम लोग कह पाते हैं कहीं ना कहीं कि बहुत बार जो इलेक्शंस होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होगा, ठीक है ना, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होगा। और वो क्यों होगा, उसके पीछे कॉज क्या होगा? हो सकता है नेता की जो है वो डेथ हो गई हो, या उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो, पदत्याग दे दिया हो, ठीक है। तो उस समय जो इलेक्शंस करवाए जाएंगे तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाएगा बाई इलेक्शन। किस नाम से जाना जाएगा? बाई इलेक्शन, राइट। BYE नहीं है, BY, बाई इलेक्शन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, एक एक दो दो नंबर के जो है आ सकते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब मतदान संबंधित जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसको हम कहाँ से पढ़ेंगे? ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यू रेड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. देखिए, इसमें बताया गया है कि आपने जो है हरियाणा के बारे में पढ़ा होगा, न्यूज़ रिपोर्ट अगर आपको याद हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे 90 MLAs जो इलेक्ट किए गए थे, और ये कहीं ना कहीं जो मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं 90 जगह से जो है वो जीते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी जीते हैं, ठीक है। ओके, हरियाणा में से ही अलग अलग जो जगह से जीते हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखा है इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और इंडिया में हम लोग जो है एरिया बेस्ड जो है वो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। और कंट्री को कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट एरिया ऑफ पर्पस ऑफ इलेक्शन के लिए। इसको क्या कहा गया है? दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी। और इन एरियाज़ को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी। इसको अंडरलाइन कर ले आप लोग बुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शंस, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। जब किसी भी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट एरिया में इलेक्शन पर्पस के लिए, तो इसको कहा गया है इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सॉरी, MCQs करवा के जो है मतलब मुंह में यही चढ़ चुका है, ठीक है। चलिए तो अभी जो है हम नेक्स्ट जो लाइन की तरफ बढ़ते हैं। द वोटर्स हु लाइव इन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। जो वोटर होता है वो अपने एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है, मतलब एक नेता को इलेक्ट करेगा, राइट। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर हम बात करें लोकसभा इलेक्शन के लिए तो जो कंट्री है उसको जो है तकरीबन 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखना है आपको कितने जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड की गई है हमारी कंट्री, पूरी होल कंट्री है 543 कॉन्स्टिट्यूंसी, ध्यान रखिए। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आता है इसको क्या कहा गया है? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
वन ऑफ द फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज़ दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। और एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की जो ये कहना कहीं कह सकते हैं कि खासियत है, फीचर है कि इसमें जो भी वोट डाले जाते हैं उनकी क्या होती है, हमेशा इक्वल वैल्यू होगी। एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, राइट। दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। और इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कहीं ना कहीं रिक्वायर किया गया है, इस चीज़ को बताया गया है कहीं ना कहीं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो इक्वल पॉपुलेशन जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट लाइन है, सिमिलरली ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। इसी तरह जो है हर एक स्टेट को भी, मतलब कंट्री को भी पूरा स्टेट में डिवाइड कर दिया जाता है और इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। ठीक है, सो इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ कॉल्ड द MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, देखिए जो ईच स्टेट को कहने के डिवाइड कर दिया जाता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है उसको क्या कहा गया है, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखिए आप लोग। ओके, ईच कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसके अंदर कुछ सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज भी होती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। और यही सेम प्रिंसिपल जो है वो पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन के दौरान भी देखी जाती है। सेम सिद्धांत, सेम थ्योरीज वहाँ के लिए भी अप्लाई है। ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। जितने भी गांव होते हैं, हर एक गांव या टाउन्स को जो है डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड्स में। दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसी, और ये भी एक तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी ही होती हैं। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज। और हर एक वार्ड में से जो है वो एक इलेक्टेड जो है मेंबर जो है वो चुना जाता है। ठीक है, अर्बन और इसी तरह अर्बन लोकल बॉडी से भी चुना जाता है। समटाइम्स दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। और बहुत बार इन जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है उनको सीट के तौर पे भी काउंट किया जाता है। समटाइम्स दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज आर काउंटेड एज सीट। बहुत बार इन कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है वो सीट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिए आप लोग। ओके, और आगे इसमें लिखा हुआ है फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट्स वन सीट इन द असेंबली। ठीक है, और जो है इसमें बताया गया कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो मतलब जो हर एक फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो रिप्रेजेंट करती है वन सीट असेंबली में। व्हेन वी से दैट लोक दल वॉन्ट 60 सीट्स इन हरियाणा। जब हम बात करते हैं कि हरियाणा में जो है लोकदल पार्टी कितने वोट से जीती थी, 60 सीट से। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट कैंडिडेट्स ऑफ लोकदल वॉन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। इसका मतलब है जो कैंडिडेट है या जो लोकदल है पार्टी है वो तकरीबन 60 असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीती है इन द स्टेट। एंड thus लोकदल हैड 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली। और हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट असेंबली में जो है लोकदल के कितने जो MLAs होंगे, वो होंगे हमारे 60 MLAs, राइट। समझ में आ रहा है आप सबको? आई होप मैंने कोशिश की है जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की, फिर भी देखो फ़िलहाल तो यार वीडियो तो खींची जाती है। ठीक है, फिर भी देखो एक बात है कि यार मतलब जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो एक फुर्सत से देखिए। ठीक है, क्योंकि आप जो है उसको स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर टॉपिक आपका जो रह जाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। और यही जो टॉपिक है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है, आप BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, या फिर कोई भी आप जो है सिविल सर्विस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो हमेशा पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th क्लास का हमेशा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा जाता है, कहीं ना कहीं मैंने देखा है। आशा करते हैं कि आप लोग जो है मेरी वीडियोज़ को जो है वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन ऑफ द माय यूट्यूब चैनल, राइट इंटेलिजेंस। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, और वीडियो को यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, और आगे के जो टॉपिक है उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा डीपली करने वाले हैं। ठीक है, बच्चों की आप लोगों की जो है हमेशा डिमांड रही है कि सर डीपली पढ़ाइए, तो डीपली पढ़ाने हैं भाई। ठीक है, बस आप अपना रिस्पांस बढ़िया रखिए कि जिससे मोटिवेशन मिले मेरे को और मैं वीडियो बेहतरीन बना सकूँ आप लोगों के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।